हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू नानक क्लासेस। कैसे हो सभी? स्थानीय सुशासन का पार्ट जो चल रहा था, थर्ड क्लास है आज अपनी। सेकंड क्लास में हमने बात की थी स्थानीय सुशासन को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था उसके बारे में चर्चा की थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे तो इसके जो प्रमुख संवैधानिक जो प्रावधान है उनकी विशेषता है उस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट करते हैं फिर बात करते हैं अपने। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि जो स्थानीय सुशासन है, स्थानीय सुशासन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए स्थानीय सुशासन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए दो संविधान संशोधन विधेयक जो है पेश किए गए। एक तो किया गया 73वां संविधान संशोधन विधेयक, और एक पेश किया गया था कौन सा, 74वां। ठीक है, और दोनों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अलग अलग तारीख को लागू किया गया। मैंने आपको बताया था इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल को 1993 को, और ये लागू हुआ था 1 जून 1993 को। इसका जो प्रावधान है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पंचायती राज जो व्यवस्था है उसके बारे में प्रावधान किया गया इसमें। और इसमें जो प्रावधान किया गया वो प्रावधान किया गया है किसके बारे में, नगर निकाय के बारे में। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो प्रावधान किया गया इसका उल्लेख भाग 9 में, और अनुच्छेद की बात करें तो 243 से 243 ओ तक अपने को इसके अंदर उल्लेख मिलता है। और इसके बारे में भाग 9 क्या है, और अनुच्छेद की बात करूं तो 243 पी से लेकर जेड जी तक अपने को यहाँ तक प्रावधान देखने को मिलता है। और मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज के लिए जो अनुसूची जोड़ी गई है वो अनुसूची कौन सी जोड़ी गई है, 11वीं जोड़ी गई है। और नगर निकाय के लिए जो अनुसूची जोड़ी गई है वो कौन सी जोड़ी गई है, 12वीं अनुसूची। तो यहाँ तक अपने चर्चा कर चुके थे, और प्रमुख जो संवैधानिक जो प्रावधान यानी आर्टिकल है उसके बारे में भी अपने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। अभी अपन बात करेंगे तो इसके जो संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक जो यानी प्रावधान है, हम बोलेंगे प्रमुख आर्टिकल के अंदर क्या क्या मुख्य विशेषता है उस पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र को ध्यान में रखते हुए पूरा रिकॉर्डेड जो वीडियो कोर्स है वो हमारे नानक क्लास के ऐप पर अवेलेबल है। आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस हेल्पलाइन पर कॉल करें और इसको परचेज कर सकते हो। के साथ आपको सेकंड ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र पर आधारित आपको क्या मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर जो है शेड्यूल बनाकर उसके टेस्ट जो संचालित किए जा रहे हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो हेल्पलाइन पर कॉल करें और इसको आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल जो था हमारा वो कौन सा था, अनुच्छेद 243। मैंने आपको बताया अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं हैं, और परिभाषाओं में आपको एक परिभाषा जो है खासकर ध्यान में रखनी है। वो कौन सी परिभाषा ध्यान में रखनी है, ग्राम सभा की। और ग्राम सभा के बारे में एग्जामिनर जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, देखो हमने जो व्यवहारिक रूप से जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के बारे में सुना है, लेकिन ग्राम सभा के बारे में हमने व्यवहारिक रूप से नहीं सुना कि ग्राम सभा होती क्या है। पहले तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ग्राम सभा यानी गांव या गांव के समूह को, गांव या गांव के समूह में जितने भी तो पंजीकृत मतदाता है, पंजीकृत मतदाता है, उस संस्था को आप क्या बोल सकते हो, ग्राम सभा बोल सकते हो। यानी इस आर्टिकल में 243 में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन सभी को परिभाषित किया गया।
खासकर आपको ये ध्यान रखना है कि ग्राम सभा जो है परिभाषित किया गया है, और किसको ग्राम सभा बोला गया कि गांव या गांव के समूह में जितने भी जो पंजीकृत मतदाता है यानी जिनका वोट बन चुका है उनके समूह को आप क्या बोल सकते हो, ग्राम सभा बोल सकते हो। एक गांव के लोग भी हो सकते हैं, गांव के लोग भी हो सकते हैं, या उससे ज्यादा लोगों को मिलाकर तो वोट बने हुए लोगों का समूह है, आप ग्राम सभा के रूप में परिभाषित कर सकते हो। ये बात आपको कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेगी, अनुच्छेद 243 में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये था आर्टिकल 243। बात करेंगे नेक्स्ट को पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड ग्रेड को ध्यान में रखते हुए जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भारतीय संविधान है, और के बाद में अगर मैं बात करूं राज्यों की जो शासन व्यवस्था है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा वीडियो कोर्स आपको मिलेगा। आप इस वीडियो कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो या परचेज करना चाहते हो, हेल्पलाइन पर कॉल करें। आप इस कोर्स को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। आपके वर्तमान आरपीएससी के द्वारा जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा कोर्स जो है वो तैयार किया गया है। रिकॉर्डेड मिलेगा, पीडीएफ टॉपिक वाइज आपको सारे के सारे टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा आपको इसके टॉपिक वाइज सारे नोट्स भी अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं बात कर रहा था 243, तो 243 को तो हमने समझ लिया। अगला जो अनुच्छेद रहेगा अपना वो रहेगा 243A, इसे हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में तो कै कबूतर के रूप में यानी कै के रूप में भी लिख सकते हैं कि एग्जामिनर है वो दोनों चीजें पूछता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहा है। इसमें जो प्रावधान किया गया है मैंने आपको बताया था, वो किया गया ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा है, ग्राम सभा की जो संरचना है के बारे में समझाया गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ग्राम सभा किसको कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था गांव में जो पंजीकृत, गांव या गांव में पंजीकृत जो मतदाता है, मतदाता का जो समूह है उसको आप क्या बोल सकते हो, एक ग्राम सभा। ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य जो है ये रहेगा कि मीटिंग बुलाकर एक स्थान पर सारे लोग एकत्रित होकर इकट्ठे होकर गांव के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण यानी योजनाओं को तैयार करने की प्लानिंग करेंगे। यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो भी महत्वपूर्ण कार्य है उन कार्यों पर सबसे पहले जो विचार किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। ग्राम सभा या तो क्या करेगी, योजना तैयार करेगी, ठीक है, या फिर वो क्या करेगी, तो भी ग्रामीण स्तर पर जितने भी प्रकार के जो विवाद है उनको निपटाने का प्रयास करेगी। ये उसका क्या रहेगा, मुख्य कार्य रहेगा। इसका मुख्य कार्य रहेगा ग्राम सभा का। दोस्तों ध्यान रखना है, एग्जामिनर खासकर इस बिंदु पर क्वेश्चन जो है आरपीएससी के द्वारा सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको थोड़े से इसके बारे में जो भी पॉइंट है उन सभी पॉइंटों पर थोड़ा सा गौर करना है। दो बातें आपको मैंने समझा दी, एक तो इसकी संरचना के बारे में आर्टिकल 243A या कै में उल्लेखित है, होती क्या है ग्राम सभा वो हमें समझ में आ गई, और मुख्य कार्य जो है वो क्या रहेंगे वो भी हमने समझ लिया। अब एग्जामिनर जो पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये से पूछ रहा है कि जो ग्राम सभा है इस ग्राम सभा में बैठक जो है कितनी बुलाई जानी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक जो है आर्टिकल 243A में लिखा है, ग्राम सभा की बैठक के बारे में लिखा है कि साल में कि वर्ष में आप 2 बार जरूर बैठक बुलाएं, यानी साल में आप कितनी बैठक बुला सकते हो, 2 बैठक जरूर बुलाएं। और इससे अधिक अगर आप बैठक बुलाना चाहते हो, अधिक आप बैठक बुलाना चाहते हो, इसके लिए आप अगर प्रावधान करना चाहते हो तो राज्य इसके लिए प्रावधान कर सकता है। आप ग्राम सभा की इससे अधिक बैठकें और बुलाना चाहते हो तो राज्य इसके लिए कानून बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान के अंदर यह उल्लेखित है कि आप साल में कम से कम 2 बैठक जरूर बुलाओ। तो राजस्थान में यहां से भी क्वेश्चन पूछा है कि ग्राम सभा के वर्ष में कितनी बैठक बुलाई जानी अनिवार्य है, 2 बैठक बुलाई जानी अनिवार्य है। अंतर 6 महीने का होना जरूरी है, यानी इन 2 बैठकों में अगर अंतर की बात करें
6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बैठक राजस्थान में यह जो बैठक है वो 4 बार बुलाई जाती है। कितनी बार बुलाई जाती है? 4 बार बुलाई जाती है। यही एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा है। ये बैठक कब कब बुलाई जाती है? तो 2 दिन तो वो आपको फिक्स हो गए। एक तो 15 अगस्त हो गया और एक हो गया आपका कौन सा 26 जनवरी। 2 दिन तो ये फिक्स है कि आप 2 दिन ये बैठक बुलाओगे। इसके अलावा आप क्या करोगे? 2 अक्टूबर को, यानी गांधी जो जयंती है, 2 अक्टूबर को भी आप बैठक बुलाओगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र पर मजदूरों की खासकर जो चर्चा होती है, तो मजदूर दिवस पर भी आप बैठक बुलाओगे, यानी 1 मई को। 1 मई को भी आप क्या करोगे? बैठक। ग्राम सभा की साल में 2 बैठक बुलानी जरूरी है और इनके मध्य 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा कितनी बैठकों का प्रावधान किया गया? साल में 4 बैठक। कब कब बुलाई जाती है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 मई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राम सभा की ये जो बैठकें बुलाई जाती हैं, इन बैठकों के बारे में तो सूचना है वो किसके द्वारा दी जाएगी? ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा सूचित किया जाएगा। तो बैठक बुलाई जा रही है, इस बैठक के बारे में सूचना जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसके द्वारा दी जाएगी कि जो सूचना है ग्राम स्तर पर जो अधिकारी होता है, जिसको हम बोले ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत में जो बैठता है, वो क्या करेगा? इस बात की सूचना देगा। तो इस दिन आपकी बैठक है वो इस स्थान पे बुलाई जा रही है। दूसरी बात, ये बैठक जो बुलाई जाएगी, उस बैठक की जो गणपूर्ति है वो भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि बैठक बुलाने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ दिया है। ध्यान रखना, गणपूर्ति की तो बात रहेगी भी, ग्राम सभा की अगर आप बैठक बुलाना चाहते हो तो वहां गणपूर्ति कितनी चाहिए? कैंडिडेट है कुल सदस्यों का 1/10 भाग। कितना भाग? 1/10 भाग सदस्य होने जरूरी है। अगर एक गांव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100 है तो वहां बैठक में कम से कम 10 लोग तो होने ही चाहिए। 1/10 भाग जो है इसकी गणपूर्ति पूरी होनी चाहिए। इस बात को सुनिश्चित कौन करेगा? वहां पर बैठा ग्राम विकास अधिकारी है, वो इस बात को सुनिश्चित करेगा। बात करें इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जानी चाहिए? जब ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी, इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाए? ये ध्यान रखना है, अध्यक्षता की जाएगी सरपंच के द्वारा। ये प्रश्न आरएस के एग्जाम में आ चुका है। किसके द्वारा अध्यक्षता की जाएगी? सरपंच के द्वारा। अब कोई सर सरपंच नहीं है तो फिर कौन करेगा? अगर आपके यहाँ सरपंच नहीं पहुंच पाया तो आप उप सरपंच को बुला लो। उप सरपंच क्या कर लेगा भाई? आपकी बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगर उप सरपंच भी नहीं आया तो फिर क्या करें? यही क्वेश्चन बना है, तो क्या करें भाई? सरपंच नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हो कि जो ग्राम सभा में जितने लोग आए हैं, लोगों में से, सदस्यों में से कोई एक वरिष्ठ सदस्य बुला लिया जाएगा। किसी भी तो सीनियर व्यक्ति यानी वरिष्ठ जो सदस्य है, व्यक्ति के द्वारा क्या की जा सकती है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता की जा सकती है। एक बार रिपीट कर देता हूँ। ग्राम सभा है की संरचना के बारे में बताया गया भी, ग्राम सभा के किस प्रकार का एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, वो आपको आर्टिकल 243 में मिलेगा। अब ग्राम सभा में कौन लोग होंगे, किस प्रकार से इसको परिभाषित किया गया? तो गांव में जितने भी जो पंजीकृत मतदाता है उनके समूह को आप ग्राम सभा बोल सकते हो। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कार्य क्या है वो हमने पढ़ लिए। बैठक के संदर्भ में क्वेश्चन बनते हैं तो वहां पर ये पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो ग्राम सभा है, इस ग्राम सभा में अगर आप किसी विषय पर चर्चा कर रहे हो और उस विषय के संदर्भ में आप कोई प्रस्ताव पास करते हो, प्रस्ताव को पास करके आप क्या करोगे? सरपंच के यानी ग्राम पंचायत के में सरपंच के टेबल पर पहुंचाओगे और सरपंच को कहोगे भी आप ये कार्य करें। हमारी बात, जैसे मान के चलो मेरे गांव में ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई और ग्राम सभा की बैठक में हमने कोई डिसीजन लिया, डिसीजन पर कार्य कौन करेगी? ग्राम पंचायत करेगी। वो जो आप कार्य करने के लिए जो प्रस्ताव पास करोगे ग्राम सभा में सभी सदस्यों के साथ मिलकर, वो कौन से बहुमत से पास किया जाएगा? ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया है। थोड़ा ध्यान रखना है, ग्राम सभा में अगर कोई प्रस्ताव पास करना है
कौन से बहुमत से करना है, ये बिंदु आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आपको कोई प्रस्ताव पास करना है इस कंडीशन में और कैसे करना है, तो थोड़ा ध्यान रखना कितने लोग मौजूद हैं। यानी उपस्थित सदस्य हैं, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से क्या किया जाएगा, ये प्रस्ताव पास किया जाएगा। इस प्रकार जो प्रावधान है वो आपको कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 243 ए या 243 के में ग्राम सभा के संदर्भ में देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने बात की आर्टिकल 243 में, वहां परिभाषाएं थी, यहाँ पर इसके ग्राम सभा की संरचना थी। अब बात करेंगे नेक्स्ट, अगला जो हमारा आर्टिकल है दोस्तों वो कौन सा है, वो है 243 बी अनुच्छेद है। अभी ध्यान देना, अनुच्छेद 243, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 243 बी में आपको सबसे पहले टाइटल ध्यान रखना है। टाइटल इसका ये है, जो पंचायतें हैं, पंचायतों के गठन की बात है। पंचायतों के गठन के बारे में चर्चा। पंचायतों का गठन कैसे किया जाएगा, थोड़ा ध्यान में रखना है। तो स्पष्ट रूप से लिखा है, नंबर 1 पॉइंट ये लिखा है कि राज्य प्राइमरी, यानी राज्यों को ये प्राथमिकता दी गई है कि वो अपने क्षेत्र में त्रिक्षत्रिय, अपने क्षेत्र में त्रिक्षत्रिय पंचायती राज की स्थापना करें। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि राज्य सर्वप्रथम अपने यहाँ प्राथमिकता किसकी रखेंगे, त्रिक्षत्रिय पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिकता रखेंगे। फिर राज्यों को ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर वो अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कर रहा है, तो उस पंचायती राज व्यवस्था का जो स्तर है कौन सा रखे, त्रिक्षत्रिय रखे। अगर मान के चलो किसी राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या है, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। यदि मान के चलो किसी राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या है, यानी 20 लाख से क्या है, जनसंख्या कम है, वहां पर आप जो पंचायत का स्तर होगा वो कैसा हो जाएगा, द्विक्षत्रिय। यहां पर आप द्विक्षत्रिय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कर सकते हो। अब द्विक्षत्रिय में आप क्या क्या रखोगे, वहां पर आप यह रखोगे, जैसे मान के चलो एक तो आप ग्राम पंचायत बना सकते हो और एक आप जिला परिषद का गठन कर सकते हो। यानी किसका गठन कर सकते हो, जिला परिषद। बात समझ में आ गई। एक तो आप ग्राम पंचायत का गठन कर सकते हो, एक आप जिला परिषद का जो है द्विक्षत्रिय व्यवस्था पर गठन कर सकते हो। राजस्थान में कौन से स्तर की बात हो रही है, तो राजस्थान में अगर मैं बात करूं, राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में त्रिक्षत्रिय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रख। और जिन राज्यों में जैसे मान के चलो मिजोरम है, मेघालय है या गोवा है, ऐसे राज्य वहां जनसंख्या कम है, तो यानी 20 लाख से जनसंख्या अगर कम है तो वहां पर आप द्विक्षत्रिय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कर सकते हो। इसके अलावा राज्यों को ये भी सहूलियत दी गई है कि यदि जनसंख्या, मतलब यदि जनसंख्या बहुत कम है या बहुत अधिक है, जनसंख्या बहुत अधिक है, यानी आंकड़ा नहीं दिया गया लेकिन ये कहा गया बहुत ज्यादा जनसंख्या अगर किसी राज्य में, वहां पंचायतों का जो स्तर है, पंचायत स्तर है, वो आप कैसा रख सकते हो, 4 स्तरीय। यहाँ आप 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में आपको ये व्यवस्था देखने को मिल सकती है।
बात समझ में आ गई होगी। और जहां जनसंख्या बहुत कम है, यहां जनसंख्या बहुत कम है, वहां पर आप क्या कर सकते हो, एक स्तरीय, हाँ आप क्या कर सकते हो, एक स्तरीय पंचायत का गठन कर सकते हो। का मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर सभी प्रकार के स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है। यहां से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि भारत में केवल त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, गलत होगा। हमारे यहाँ प्राथमिकता कौन से स्तर को दी गई है, त्रिस्तरीय, या आप त्रिस्तरीय व्यवस्था की स्थापना करें। अगर यहाँ पर 20 लाख से कम आपकी जनसंख्या है राज्य में, तो आप कौन सी स्थापना कर सकते हैं, द्विस्तरीय। अगर आपके यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है तो आप यहाँ 4 स्तरीय व्यवस्था बना सकते हो। अगर आपके यहाँ जनसंख्या बहुत कम है, वहां पर आप एक स्तरीय व्यवस्था का भी गठन कर सकते हो। और ये सारी की सारी जो व्यवस्था है वो आपको कौन से आर्टिकल में देखने को मिलेगी, आर्टिकल 243 बी या आर्टिकल 243 है। ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रख। अब बात करते हैं अगला अनुच्छेद हमारा। अगला जो अनुच्छेद है वो हमें आर्टिकल 243 सी की बात करता है, यानी अगला अनुच्छेद जो है वो है 243 सी, यानी इसमें आप में गे गमला, यानी इसको आप देख सकते में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया। पंचायतों की संरचना का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने यहाँ ग्राम पंचायत का गठन करते हो, ग्राम पंचायत का गठन करते हो, ग्राम पंचायत में कौन कौन सदस्य होंगे, ग्राम पंचायत में एक होगा सरपंच, एक होगा उप सरपंच, और एक होगा आपका सदस्य, क्या आप पंच बोलोगे, क्या बोलोगे, पंच। यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं, सदस्य, या अपने राजस्थान में इसको क्या बोलते हैं, पंच। इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम का उच्चारण किया जाता है या नाम लिया जाता है। जैसे कि हमारे राजस्थान में सरपंच बोलते हैं, पंजाब में अध्यक्ष बोलते हैं, और यूपी की बात करें तो वहां प्रधान बोलते हैं। ये आप लोग थोड़े से ध्यान में रखें। अब यहाँ पर यह समझाया गया आर्टिकल 243 सी में ये बताया गया है कि आपका जो सरपंच होगा, उप सरपंच होगा और सदस्य होगा, इनका चुनाव कैसे होगा। ध्यान देना है, सदस्य जो है इनका चुनाव होगा प्रत्यक्ष। कैसा चुनाव होगा भाई, प्रत्यक्ष होगा। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, और उपसरपंच है इसका चुनाव जो होगा वो कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा। यही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ये हमारे आर्टिकल 243 सी में लिखा हुआ है कि उप सरपंच का चुनाव जो है संविधान के अकॉर्डिंग कैसा निर्धारित किया गया है, अप्रत्यक्ष। तो सर प्रत्यक्ष कैसे होता है, अप्रत्यक्ष कैसे होता है। हम चुनाव में भाग लेते हैं, आपने देखा होगा कि डायरेक्ट वोट डाल के आते हैं। जब हम डायरेक्ट वोट डाल के आते हैं और हम चुनते हैं वो सरपंच होता है, तो सरपंच हो गया, वो चुनाव प्रत्यक्ष हो गया। और पंच और सरपंच के द्वारा उसी दिन या अगले दिन उप सरपंच का चुनाव होता है, तो उसमें हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, तो चुनाव कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। ये स्ट्रक्चर रहेगा। ये बात किस में लिखी गई है, 243 में लिखी है। इसी प्रकार अगर आप देखोगे इधर, यानी खंड स्तर पर पंचायत, आप लोगों ने नाम सुना होगा समिति। कौन सी व्यवस्था होगी, पंचायत समिति होगी। पंचायत समिति की अगर मैं बात करूं, पंचायत समिति में, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं को लिखने से पहले, कि सरपंच, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इस बात का निर्धारण जो है वो कौन करेगा भाई, इस बात का निर्धारण करेगी राज्य सरकार। सरपंच का चुनाव
प्रत्यक्ष करवाएं कि अप्रत्यक्ष करवाएं, इस बात का निर्धारण कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। ये बिंदु आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे राजस्थान में सरपंच का चुनाव होता है तो वो प्रत्यक्ष होता है, हम डायरेक्ट इलेक्शन में भाग लेते हैं, हमारे द्वारा चुना जाता है, आप लोगों ने भी भाग लिया होगा। पंजाब में बात करें तो पंजाब में सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जैसे नगर पालिका के अध्यक्ष को चुना जाता है वैसे ही पंजाब में सरपंच को चुना जाता है। ये कौन निर्धारित करेगा? ये निर्धारित करेगा राज्य सरकार। इसी प्रकार पंचायत समिति में आपको क्या क्या व्यवस्था देखने को मिलेगी? तो राजस्थान में पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको प्रधान बोलते हैं, और उपाध्यक्ष को बोला जाएगा उप प्रधान। क्या बोला जाएगा? उप प्रधान। और पंचायत समिति के जो सदस्य हैं उसे पंचायत समिति सदस्य ही बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्टर बोलते हैं। वैसे तो क्या कहलाएंगे? पंचायत समिति के सदस्य। ठीक है, क्या कहलाएंगे? पंचायत समिति के सदस्य कहलाएंगे। इसके अलावा अब देखो यहां पर भी एग्जामिनर जो है वो पूछता है इनका चुनाव कैसे होगा, तो ध्यान रखना है बेटा, इनका चुनाव कैसे करवाया जाएगा? अप्रत्यक्ष करवाया जाएगा। यानी इनका चुनाव कैसे करवाया जाएगा? अप्रत्यक्ष करवाया जाएगा। और इनका चुनाव जो है, डायरेक्टर के जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं। यानी हमारे यहाँ पर डायरेक्टर के चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं। ये बात इसमें लिखी हुई है। इसके बाद में जिला स्तर पर जिसका गठन किया जाएगा वो कहलाएगी जिला परिषद। क्या कहलाएगी? जिला परिषद कहलाएगी। और जिला परिषद में अगर मैं बात करूं तो जिला परिषद में आपको जिला प्रमुख देखने को मिलेगा, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, और इसके अलावा आपको यहां पर सदस्य मिलेगा, जिला परिषद का सदस्य। और सेम पैटर्न उधर ही है, उधर भी क्या है? सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष होगा, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है इनका चुनाव कैसे होगा? जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख का चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। इनका चुनाव आप अप्रत्यक्ष देखो, और इसका चुनाव आप कैसे देखोगे? प्रत्यक्ष रूप से। ये सारी बातें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब यहां पर एग्जामिनर जो है विशेषकर इनके चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पूछता है, तो ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने पूरा ये स्ट्रक्चर समझ लिया है कि सरपंच का जो चुनाव होगा वो सरपंच के चुनाव को कौन डिसाइड करेगा? वो करेगी राज्य सरकार। बाकी जो है वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और ये सारी बातों का जो प्रावधान है वो आपको कौन से आर्टिकल में मिलेगा? 243 सी में इसके बारे में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक बिंदु और आपको बता दूं, इसमें भी पदेन सदस्य होंगे और इसमें भी पदेन सदस्य होंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये पदेन सदस्यों का कॉन्सेप्ट क्या है? पदेन सदस्यों का मतलब ये होता है ऐसे सदस्य जो उस संस्था या समिति के स्थायी सदस्य नहीं है बल्कि उनकी बैठकों में भाग ले सकते हैं, वो कैंडिडेट क्या कहलाएंगे? पदेन सदस्य कहलाएंगे। पंचायत समिति में पदेन सदस्य के रूप में आप किसको शामिल कर सकते हो? तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी जो ग्राम पंचायतें हैं पंचायत समिति के अंडर में, एक पंचायत समिति के अंडर में कम से कम मिनिमम 5 ग्राम पंचायतें शामिल की जाती है। मैक्सिमम आप कितनी भी शामिल कर सकते हो, वहां पर आप अनुपात जनसंख्या का निर्धारित करोगे। यहाँ पर ग्राम पंचायत के जितने भी जो सरपंच है, ग्राम पंचायत के जितने भी जो सरपंच है, वो सारे के सारे सरपंच जो है वो पंचायत समिति में पदेन सदस्य कहलाएंगे। इसके अलावा जो क्षेत्र का एमएलए है वो भी पंचायत समिति का क्या होगा? पदेन सदस्य होगा। यहां पदेन सदस्य का कोई प्रावधान नहीं है। ध्यान देना, ये प्रश्न एग्जामिनर ने पूछ लिया है कि पंचायत समिति में पदेन सदस्य कौन होंगे? ग्राम पंचायत के सरपंच और एमएलए। के बाद में अगर आपसे यहां पदेन सदस्यों के बारे में पूछे तो आपको ध्यान देना है जितनी भी जो पंचायत समितियां हैं, यानी एक जिला परिषद में जो पंचायत समिति है उसके जो अध्यक्ष है यानी प्रधान है, एक तो वो शामिल होंगे। इसके अलावा उस जिला परिषद के क्षेत्र में जो एमएलए है और जो एमपी है वो क्या होंगे? इसके पदेन सदस्य कहलाएंगे। ये कहानी है आर्टिकल 243 सी की। उम्मीद करता हूं ये बिंदु आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट
अगला जो आर्टिकल रहेगा इसका वो रहेगा कौन सा, अनुच्छेद 243 डी। अनुच्छेद 243 डी हम घड़ी के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 243 डी में पंचायतों के अंदर आरक्षण का प्रावधान किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया। थोड़ा सा समझिएगा। आरक्षण, आरक्षण आपको 3 प्रकार की स्थिति में देखने को मिलेगा। एक आपको शिक्षा में मिलेगा, एक आपको नौकरी में मिलेगा, और एक आपको मिलेगा निर्वाचन में मिलेगा, निर्वाचन। शिक्षा और नौकरी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 15 और अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 और 16 दोनों आर्टिकल में शिक्षा और नौकरी के आरक्षण की बात की गई है। मैं आपको मौलिक अधिकार जब करवाऊंगा वहां पर इन पर अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद में अगर आपको निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण चाहिए तो निर्वाचन क्षेत्र में आपको यह ध्यान रखना है कि किसको आरक्षण मिला है। एससी और एसटी जो कम्युनिटी है इनके लिए निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण की बात की गई है। और आरक्षण जो है भाग 16 कौन सा है, संविधान का भाग 16 और अनुच्छेद अगर मैं बात करूं तो आप 300 से लेकर 342 तक जो प्रावधान है वो एससी एसटी और अन्य जो समुदाय है उनके निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण की बात करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके लिए बता दूं कि आरक्षण शब्द का उल्लेख संविधान में है ही नहीं। आरक्षण जो शब्द है इस शब्द का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। इसके लिए रिजर्वेशन शब्द यूज हुआ है, वो विशेष प्रावधान वर्ड के रूप में यूज हुआ। आप इनके लिए विशेष प्रावधान कर सकते। ध्यान देना है निर्वाचन में एससी और एसटी को ही आरक्षण दिया गया है, और एससी और एसटी को आरक्षण जो है एक तो विधानसभा में दिया है और एक लोकसभा में दिया है। बात समझ में आ रही होगी। और सबसे बड़ी बात जो यहां में समझाने से पहले यहां बताने वाला हूं कि एकमात्र पंचायती राज संस्था या व्यवस्था ही ऐसी है जहां पर आरक्षण जो है एससी एसटी और महिला, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाला है, महिला को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना। और कहीं पर भी निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया गया। इसके साथ साथ पंचायतों में ओबीसी को भी आरक्षण दिया जा सकता है, ये राज्यों पर निर्भर कर दिया गया। आरक्षण की बात है तो अगर आपको समझना है तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है। बाकी एक मैं वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए जिसमें आरक्षण की बात अपन कंप्लीटली करेंगे। मोटा मोटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इस आर्टिकल पर चर्चा करने वाला हूं, और आर्टिकल जो है अपना वो कौन सा है, अनुच्छेद 243 डी, जिसको हम घड़ी के नाम से जानते हैं। में पंचायतों में आरक्षण की बात की गई है कि पंचायतों में क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। और पंचायतों में आरक्षण दिया जाए तो इसके लिए बोला गया है कि जो एससी और एसटी कम्युनिटी है वो आप जनसंख्या के अनुपात में जनसंख्या के अनुपात में राज्य क्या करेंगे, आरक्षण का प्रावधान करेंगे। कंपलसरी यानी अनिवार्य रूप से अगर किसी क्षेत्र में एससी और एसटी के समुदाय के लोग हैं तो वहां पर पंचायतों में आप क्या करोगे, रिजर्वेशन। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर एससी कम्युनिटी को 0% रिजर्वेशन दिया गया। अरुणाचल प्रदेश। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी एससी को बिल्कुल भी आरक्षण नहीं दिया गया। वो कौन से राज्य में नहीं दिया गया तो ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एससी कम्युनिटी की संख्या बल जो है वो बिल्कुल कम है, यानी जनसंख्या का अनुपात है ही नहीं। इस वजह से यहां पर आपको एससी कम्युनिटी को आरक्षण पंचायतों में नहीं दिया गया। ये थोड़ा सा बिंदु। दूसरा देखो ये समझना है
यहाँ आरक्षण जो है वो जनसंख्या के आधार पर आपको मिलेगा, यानी सीटें जो है रिजर्व रहेगी तो जनसंख्या के आधार पर रहेगी। दूसरी बात जो है वो की गई महिलाओं के लिए, यहां से क्वेश्चन बनेगा। संविधान ने कहा है कि महिलाओं को कुल पदों पर, ये ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा हुआ है, रीट में पूछा हुआ है, तो कुल पद है, कुल पदों पर 33% यानी 1/3, कुल पदों पर 33%। तो मान के चलो अगर ग्राम पंचायत में 15 सीट है, 15 वार्ड है, ऐसे समझना कि जैसे ग्राम पंचायत है, एक ग्राम पंचायत में 15 वार्ड है, 15 वार्ड पर 1/3 यानी 33% पद है वो महिलाओं के रिजर्व रहेंगे। कहने का मतलब 5 जो वार्ड रहेंगे वो किसके लिए रिजर्व रहेंगे? महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे। ये बिंदु आपको समझ, टोटल पदों पर। इसके अलावा जिस कम्युनिटी में जो सीटें डिवाइड हो जाती है, जैसे मान के चलो 15 वार्ड है और 15 वार्ड में से 15% निकाल लो, या फिर ऐसे निकाल लो भी 5 जो वार्ड है यहाँ पर एससी कम्युनिटी के लोगों का चुनाव होगा, इस पर भी आप क्या करोगे? महिलाओं को रिजर्वेशन दो। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान, महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन की बात हुई है वो आर्टिकल 243D में पहली बार किसी भी अगर निर्वाचन क्षेत्र में संस्था में आरक्षण है महिलाओं को, तो कहां पर है? पंचायतों में। अभी लोकसभा में विधेयक पेश किया गया है, लोकसभा राज्यसभा में कमेटी विचार कर रही है, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने की भी बात चल रही है। ठीक है, परिसीमन होने के बाद में दिया जाएगा। देखो इधर सबसे महत्वपूर्ण बात, इस आरक्षण में वर्दी भी की जा सकती, और वर्दी करने का अधिकार किसको दिया है? वर्दी करने का अधिकार दिया है राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या कर सकती है? इस 33% को बढ़ा भी सकती है। सबसे पहले एमपी ने बढ़ाया, 50% कर दिया। राजस्थान सरकार ने भी इसको बढ़ाया, राजस्थान में 50% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को दिया गया, और इसकी शुरुआत कब से है? 2009। भारत के लगभग 18-19 ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात है वो बढ़ाकर की जा रही है। ठीक है, प्रश्न आता है कि संविधान ने कितने रिजर्वेशन देने की बात की है? 1/3 यानी 33%। राज्य इस रिजर्वेशन में वृद्धि कर सकता है, राजस्थान ने भी किया है 2009, 50% जो है पंचायतों में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा चुका है। तीसरी कम्युनिटी आएगी ओबीसी। कम्युनिटी कौन सी रहेगी? ओबीसी। और ओबीसी को भी आप रिजर्वेशन दे सकते हो, ये डिपेंड करता है राज्य सरकार पर, कंपलसरी नहीं है, ये ध्यान रखना, राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर है। राज्य सरकार क्या कर सकती है? आपको रिजर्वेशन दे सकती, अनिवार्य नहीं है। कहीं आपके सामने स्टेटमेंट आ जाए कि ओबीसी पंचायतों में आरक्षण जो है वो अनिवार्य रूप से दिया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। ओबीसी को आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन किसकी इच्छा पर निर्भर है? ये आपका निर्भर करता है इसकी इच्छा पर, राज्य सरकार की इच्छा। ये सारी बातें थी 243D में, हमने बात की थी 243D के संदर्भ में आरक्षण के बारे में। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, देखिएगा। हमने बात की थी सबसे पहले आर्टिकल कौन सा अपना? आर्टिकल जो था वो 243 था, उसमें परिभाषाओं की बात हुई थी। आर्टिकल 243 के बाद में हमने बात की थी 43A। ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन हमसे लेता है। मैंने सारे स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर चर्चा कर दी है। इसके बाद में 43B पंचायतों के गठन की बात जो की गई है, में इसके कौन कौन से स्तर की जो पंचायतें हैं आप गठित कर सकते हो, तो उसके बारे में अपने यहाँ पर चर्चा की। संरचना और उसके बाद में आरक्षण, ये सारी बातें थी पंचायतों के आर्टिकल के संदर्भ में। और बाकी जो जितने भी जो आर्टिकल जो रह चुके हैं, इसके अलावा जो अन्य जो राजस्थान में पंचायती व्यवस्था की जो शुरुआत किस प्रकार की, वो सारी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके भी, बेस्ट ऑफ लक।